अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में है। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं उनमें कौन से लॉज यूज़ होते हैं और उनमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि अगर दो चार्जेस एक ख़ास डिस्टेंस पे एक दूसरे से पड़ी हों तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू किस तरह निकालते हैं। जिस तरह आपको इसके मैथमेटिकल फॉर्म में नज़र आ रहा है कि F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वो क्या होती है। ये के हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये फोर्स इस Q1 Q2 प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो इनके दरमियान डिस्टेंस r है उसके स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही हमारे पास कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट बन रही है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, मतलब जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो इनके दरमियान डिस्टेंस होता है R उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कूलम लॉ का स्टेटमेंट है। इसमें जो K है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और जो इसमें इसकी वैल्यू है SI यूनिट्स में अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जो कि फैराड पर मीटर में होती है। तो हमारे पास जो K की वैल्यू बन रही है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि इसमें सारे कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और ये ख़ुद भी एक कांस्टेंट है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है 9 इंटू 10⁻9 मीटर पर फैराड। तो ये हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है कूलम्स कांस्टेंट उसकी वैल्यू है। तो अगर हम इस K की जगह इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कूलम लॉ का ये फॉर्म आता है F इज़ इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब आते हैं कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की तरफ। तो इसमें अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें तो इसमें दो चार्जेस जो है ना एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक दूसरे से पड़ी है। एक Q1 है, एक Q2 है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है R12 बन रहा है और इनका इंडिविजुअल जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है जो ओरिजिन से इसकी पोजीशन बताता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट से। तो Q1 के लिए R1 पोजीशन वेक्टर है और Q2 के लिए R2 पोजीशन वेक्टर है। तो हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है उसमें हमने क्या करना होता है, ये जो यूनिट वेक्टर आप लोगों को नज़र आ रहा है AR12, इसको हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो हम इस केस को कंसिडर कर रहे हैं, हम जो केस कंसिडर कर रहे हैं वो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि Q2 पे Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। दूसरे केस में हम देखेंगे कि Q1 पे Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। ये फोर्स जो है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज नेचर। जो Q1 का चार्ज नेचर होगा वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, या Q2 का चार्ज नेचर क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उस पर डिपेंड करता है कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो रिपल्शन की होगी या अट्रैक्शन की होगी। अगर दोनों सेम है तो रिपल्शन होगी, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी इनके दरमियान। हम इस केस में
F12 फाइंड कर रहे हैं, मतलब Q2 पे Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो हमारे पास जो वेक्टर R12 है वो डायरेक्टेड होगा टूवर्ड्स Q2 फ्रॉम Q1 टू Q2। तो इस R को अगर हम देखें तो एक ये वेक्टर बन रहा है R2, एक ये वेक्टर बन रहा है R1। अगर हेड टू टेल रूल के तहत हम इसको देखें तो ये एक वेक्टर है, इसके हेड पे ये R12 दूसरा वेक्टर पड़ा हुआ है। अब जो पहला वेक्टर है उसकी टेल के साथ हम लास्ट वेक्टर के हेड को मिला रहे हैं R2 के ज़रिए, तो ये इसका रिजल्टेंट बन रहा है। मतलब R1 प्लस R12 इक्वल है R2 के, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का सम बन रहा है R2। तो अगर हमने R12 की वैल्यू निकालनी है तो इससे R1 जो R2 है इससे हम R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे R12 की वैल्यू आ रही है R2 माइनस R1। अब ये तो हमारे पास वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड को हमने सिर्फ R से डिनोट किया है। तो R मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा R12 मॉड, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब यूनिट वेक्टर जो हमारे फार्मूला में है AR12, इसको किस तरह फाइंड करेंगे। तो अगर आप लोग यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन की तरफ जाएं तो उसमें होता है कि अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। तो ये जो वेक्टर है इसको हम इस मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई वेक्टोरियल फॉर्म में। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, AR12 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और ऊपर हमारे पास R12 आ गया। नीचे आर स्क्वायर पहले से था तो ये एक R हमने लगा दिया इधर, AR12 की वैल्यू जब पुट की तो एक R इधर से आ गया, और ऊपर जो AR12 था वो रिप्लेस हो गया R12 से। तो R12 डिवाइडेड बाय R जब हम लगाएंगे तो ये स्क्वायर जो है ये क्यूब बन जाएगा और ऊपर R12 रह जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यूज़ पुट करें इस केस के लिए तो इसमें R12 हमारे पास क्या है R2 माइनस R1, जो इनिशियल पॉइंट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल पॉइंट से तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, जो R1 और R2 की टर्म्स में ये इसकी वैल्यू आ रही है। दूसरे केस में हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो फोर्स F21 है, F21 क्या होगा कि Q1 पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है Q2 की वजह से। तो उसमें सिर्फ जो फ़र्क आएगा वो क्या आएगा कि ये R12 जो है हमारे पास ये रिवर्स हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये Q2 से Q1 की तरफ हो जाएगा। मतलब इसका क्या है कि जो चार्ज जिस चार्ज के रिस्पेक्ट से हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट होगा हमारा, और जिस चार्ज पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं वो फाइनल पॉइंट होगा हमारे पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये R12 जो है ये रिवर्स हो जाएगा। तो F21 इज इक्वल टू F12 AR21। अब ये क्या है AR21 हमारे पास है, ये R12 है तो इसको हम रिवर्स कर देंगे R21 बन जाएगा। तो ये AR21 इसके साथ नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि जो पहला फोर्स था जो हमने फाइंड किया था उसकी निस्बत ये जो हमारे पास है ये वाला वेक्टर उसके रिवर्स डायरेक्शन में है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इन्होंने वैल्यू F12 की लगाई है
और साथ नेगेटिव साइन जो है वो लगाया है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि चार्जेस वही है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड F21 के लिए भी मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा, F12 ही आएगा। सिर्फ जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो पहले थी AR12, अब AR21 बन गई, और AR21 हमारे पास क्या है, माइनस AR12। जो पहले AR12 था उसका रिवर्स डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आती है, फोर्सेस दोनों के लिए सेम होंगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, माइनस साइन इधर लग जाएगा। F21 जो हमारे पास है वो हो जाएगा माइनस F12। F12 क्या था, जो पहले केस में हमने फोर्स फाइंड की, उसके साथ माइनस साइन आ जाएगी। तो ये हमारे पास था दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो हमने फाइंड कर लिया। अब अगर हमें नंबर ऑफ चार्जेस गिवन हो, मतलब हमें दो चार्जेस गिवन ना हो इसके दरमियान हमने फोर्स फाइंड करना है। अगर हमें सेम चार्जेस गिवन हो और n नंबर ऑफ चार्जेस गिवन हो, तो हमारे पास जो फोर्स उनके दरमियान आएगी वो क्या आएगी, Q डिवाइडेड बाई 4πε0। हमने Q पे फोर्स फाइंड करनी है बाकी जो नंबर ऑफ चार्जेस है उनकी वजह से। तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, समेशन ऑफ 1 to n, मतलब 1 से हम शुरू करेंगे और n तक जाएंगे जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो हम क्या करेंगे कि हर एक का अलहदा अलहदा जो इस क्यू पे वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसका अलहदा अलहदा रिजल्ट निकालेंगे। 1 का अलहदा, 2 का अलहदा, 3 का अलहदा, अप टू n तक हम जाएंगे और फिर इन सब को सम अप कर देंगे। ये समेशन यही बता रहा है कि हर एक के वजह से जो फोर्स लग रही है क्यू पे उसको हम फाइंड करेंगे और फिर उसको सम अप कर देंगे सारा। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमें दो चार्जेस गिवन हैं Q1 और Q2। दोनों की वैल्यूज़ हमें कूलम्स में गिवन है, एक है 20 माइक्रो कूलम और दूसरी की वैल्यू है -300 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास एक ये चार्ज जो है ये इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ये पॉइंट P1 हो गया, और ये हमारे पास इस पॉइंट P2 पे पड़ा है। हमें दोनों पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है। 0, 1, 2 रेक्टेंगुलर में है, 2, 0, 0 ये भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में दोनों पॉइंट्स गिवन है। और हमसे क्या मांगा जा रहा है कि ये इस Q2 पे जो Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है वो फाइंड करें। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास जो Q1 है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 पे। तो जो हमारा वेक्टर है वो Q1 से Q2 की तरफ होगा। तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास ये Q1 वाला बन गया और फाइनल पॉइंट हमारे पास ये Q2 वाला बन गया। तो अगर हमने इनके दरमियान वेक्टर फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है उसको माइनस करते हैं फाइनल पॉइंट से, मतलब 2 -0 ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 0 -1 ये y कंपोनेंट हो जाएगा और 0 -2 ये z कंपोनेंट हो जाएगा। तो अगर आप लोग फार्मूला की तरफ आए तो k Q1 Q2 और हमारे पास जो वेक्टर है 2 -0, मतलब जो x वाला है x2 -x1, इसी तरह 0 -1 y2 y1 और 0 -2 z2 z1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर आ गया। अब डिवाइडेड बाय, डिवीजन में क्या होता है, जो r होता है, जो वेक्टर होता है इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब होता है।
अब इसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह फाइंड करेंगे, इससे हमारे पास 2 वैल्यू आती है, तो 2 स्क्वायर प्लस दिस टर्म स्क्वायर प्लस दिस टर्म स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो जो क्यूब था उसकी डिवीजन में हमारे पास 2 आ गया, 3/2 बन गया। अब चार्जेस की वैल्यू और के की वैल्यू हमने पुट की, जो वेक्टर है वो हमारे पास ये आ गया, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो ये आ गई। तो जो फाइनल रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्या आता है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है। जो फोर्स है वो माइनस साइन किसकी वजह से आ रहा है, जो हमारे पास Q2 है वो एक्ट कर रहा है फोर्स Q1 पे, वो डोमिनेंट है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है और उसके पास नेगेटिव साइन है। तो इधर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके साथ भी नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके इस वेक्टोरियल फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारे पास जो फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कोई फील्ड है जो एक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है और उस फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज Q रख दें, तो उस चार्ज पे जितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताता है। जैसा कि मैथमेटिकल फॉर्म में आप लोगों को नज़र आ रहा है F डिवाइडेड बाई Q, और लिमिट Q टेंड्स टू 0 ये बता रहा है कि ये जो चार्ज है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू का है, इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। या सिंपली हम इसको E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसमें जो F है ये हमें क्या बता रहा है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q जो है वो टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पे वो फील्ड एक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फोर्स के ही डायरेक्शन में होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है वही डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर में मेजर करते हैं। अब लेट सपोज हमारे पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं एक पॉइंट R पे, मतलब जो टेस्ट चार्ज है वो हमारे पास पॉइंट R पे पड़ा हुआ है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट R प्राइम, एक दूसरे चार्ज की वजह से जो R प्राइम लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम फाइंड करेंगे, हमने जो फोर्स है F उसकी वैल्यू पिछले स्लाइड्स में देखी कूलम लॉ के रिस्पेक्ट से, तो वो क्या बन रही है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R12 यहाँ पे आ गया, AR12। तो ये वाला फोर्स अगर हम इधर पुट कर दें तो जो हमारे पास चार्ज है जिस पे हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, एक चार्ज वो होता है जिसकी वजह से हम फाइंड कर रहे हैं कि जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, एक वो चार्ज होता है जिस पे फोर्स लग रहा होता है। तो ये वो वाला चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन में है, ये वो वाला चार्ज है जिस पे फोर्स लग रहा है। अब अगर हम सपोज कर ले कि Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा है, तो ये Q2 हमारे पास टेस्ट चार्ज हो गया, इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये Q2 Q1 Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये Q भी Q2 ही होगा, तो एक चार्ज इसमें से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास एक चार्ज कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और यहाँ पे AR रह जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल
यहाँ पे हमने कंसिडर किया है वो है कि एक चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, मतलब जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से दूसरी चार्ज पे फोर्स लग रहा है, वो आर प्राइम पे पड़ा है। तो आर प्राइम माइनस आर, ये हमारे पास वेक्टर आ गया, और जो आर प्राइम माइनस आर मॉड है ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया और इसका क्यूब बन गया, जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने देखा था। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म आ गया। सिंपल कूलम लॉ को यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसी तरह अगर हम n पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो वही फॉर्म इसके लिए भी आती है जो कूलम लॉ के लिए आई थी। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे जो Q आ रहा था वो चूँकि एक Q कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला जो है जो हमारे पास 1/4πε0 है ये रह जाएगा, और बाकी वही फॉर्म बन रहा है जिस तरह कूलम लॉ के लिए हमने देखा था। अब आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इसमें कहा गया है कि पॉइंट चार्जेस 1 मिली कूलम एंड -2 मिली कूलम आर लोकेटेड एट 3, 2, -1 and -1, -1, 4 respectively. Calculate the electric force on a 10 nanocoulomb charge located at 0, 3, 1 and the electric field intensity at that point. हमें दो चार्जेस गिवन है, एक 1 मिली कूलम है जो 0.32 -1 पे पड़ा है, दूसरा चार्ज जो है वो हमारे पास -2 मिली कूलम है और वो पड़ी है -1, -1, 4 पे। और हमने क्या करना है, एक थर्ड टेस्ट चार्ज है उस पे इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। और वो तीसरा चार्ज क्या है, वो है 10 नैनो कूलम और वो पड़ा है 031 पॉइंट पे। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इस तीसरे चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमने फाइंड करना है, और फिर उसी फोर्स को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। हमारा अप्रोच इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि हम पहले इस चार्ज पे इस 1 मिली कूलम वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है पहले वो फाइंड करेंगे, फिर हम इस चार्ज पे इस इस चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फाइंड करेंगे, और फिर इन दोनों को सम अप कर देंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये तो वही फार्मूला है जो कूलम्स लॉ के वेक्टोरियल फॉर्म में हमने n पॉइंट चार्जेस के लिए देखा था। अब इस फार्मूले को अगर हम खोल ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम जो 10 नैनो कूलम है उस पे हम चार्ज उस पे हम फोर्स फाइंड करेंगे। ये जो 10 नैनो कूलम वाला चार्ज है वो बाहर रह गया। हमारे पास अंदर कौन कौन से चार्जेस आएंगे, एक हमारे पास 1 मिली कूलम वाला आएगा, दूसरा हमारे पास क्या आएगा 2 मिली कूलम वाला। तो ये 1 मिली कूलम की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसके लिए जो वेक्टर वगैरह हमने फाइंड किए हैं वो ये है, और जो 2 मिली कूलम की वजह से फोर्स एक्ट कर रहा है उसके विक्टोरियल फॉर्म यहाँ पे ये है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास फाइनल पॉइंट ये 10 नैनो कॉलम वाले पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट से हम माइनस करेंगे इसको जब हम 1 मिली कूलम वाले चार्ज की वजह से फोर्स फाइंड करना चाहें। तो इससे इसको माइनस किया तो हमारे पास इसका वेक्टर आ जाएगा। अब इसी वेक्टर का हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके इसका क्यूब लेना है। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आती है, जो कैलकुलेशन इसमें जस्ट कैलकुलेशन करनी है, वो क्या आ रही है
फोर्स की वैल्यू आ रही है -6.507 AX -3.817 AY प्लस 7.506 AZ मिली न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है उससे ये वैल्यू आती है। अब इसी फोर्स को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, जो सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो वो क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये क्यू हमारे पास ये कौन सा चार्ज होगा, जो 10 नैनो कूलम है, जिस पे हम फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास फोर्स की ये वैल्यू आ रही थी, इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये फोर्स वाली वैल्यू आ गई, इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, जो हमारे पास 10 नैनो कूलम वाला चार्ज था वो उसकी वैल्यू हमने लगा दी और हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ गई। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एक कॉन्टिन्यूस फील्ड है जिसमें जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो एल, रो एस और रो वी से डिनोट कर लें, और इनकी यूनिट्स भी यहाँ पे इन ब्रैकेट्स में लिखी हुई है। कूलम पर मीटर जो है वो लाइन चार्ज के लिए है, जो हमारे पास रो एस है वो उसकी यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और जो रो वी है वो हमारे पास उसका यूनिट क्या बन रहा है, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चार्ज एलिमेंट डी क्यू है और टोटल चार्ज क्यू, वो इनसे हम किस तरह निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने डी क्यू निकालना है तो रो एल डी एल हो जाएगा। ये जो चार्ज एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रो एल डी एल, मतलब जो डिफरेंशियल लेंथ है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो बन जाएगा, डी क्यू, मतलब जो चार्ज एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम सरफेस चार्ज के लिए देखें तो जो डिफरेंशियल सरफेस है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसके चार्ज एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई होगा, तो उससे चार्ज एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। अब इसी चार्ज एलिमेंट को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। जो डिफरेंशियल चार्ज है जो कि चार्ज एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी क्यू, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू को इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकाल लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन चार्ज आ गया, ये हमारे पास सरफेस चार्ज आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम चार्ज आ गया। अब आते हैं कि जो हमने चार्ज और चार्ज एलिमेंट की वैल्यू फाइंड की, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इक्वेशन है वो तो हमारे पास पहले हमने स्लाइड्स में देखा, तो वो हमारे पास क्या बन रही है, ये इक्वेशन बन रहा है इसका, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए आर आ गया।
अब Q की वैल्यू हमने पिछले स्लाइड में अगर आप लोग जाएं तो यहाँ पे हमने Q की वैल्यू फाइंड की है इंटेग्रल रो एल डी एल। तो ये वाली वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इधर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इंटेग्रल ऑफ रो एल डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर। इस इक्वेशन में हमने सिर्फ Q की जगह ये वाली वैल्यू पुट की। तो ये हमारे पास लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, लीनियर अंदाज में हो, मतलब एक लाइन पे हो, तो वो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक सरफेस पे हो, जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो उसमें हम Q की जगह रो एस डी एस लगा के इंटेग्रल ऑफ रो एस डी एस डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज आ गया। इसी तरह वॉल्यूम चार्ज के लिए हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ रो वी डी वी, और बाकी वैल्यू वही है। तो जो लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस तरह हम फाइंड करेंगे। अब आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि अ सर्कुलर रिंग of radius a carries a uniform charge rho L coulomb per meter and is placed on the xy plane with axis the same as the z axis. Show that E of 0 0 h is equal to rho L A h divided by 2 epsilon naught h square plus a square whole power 3/2 az। पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8.00 h की वैल्यू ये आती है। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट वैल्यूज ऑफ h गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E। इस इक्वेशन में हम h की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम आए। सेकंड पार्ट में हमने ये मेजर करना है। थर्ड पार्ट में इफ द टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज Q, अगर हमारे पास जो रिंग गिवन है क्वेश्चन में उस पर अगर टोटल चार्ज Q है तो हमने क्या करना है, E फाइंड करना है किस वैल्यू के लिए, A की ज़ीरो वैल्यू के लिए। मतलब अगर इस इक्वेशन में A ज़ीरो पुट कर दें और जो टोटल चार्ज है वो रिंग पे Q है, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आए तो अगर आप लोग देखें तो ये एक रिंग गिवन है, इस फिगर में आप लोगों को नज़र है, यही वो चार्ज रिंग है। तो ये हमारे पास लाइन चार्ज बन रहा है क्योंकि चार्ज सिर्फ इस रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस एरिया में भी नहीं है, ना ही कोई वॉल्यूम है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बल्कि इस लाइन पे जो है, जो रिंग है, रिंग को डिनोट कर रहा है, इसको इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, E इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ रो एल डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर ए आर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि ये क्या आ रही है, और इसी तरह डी एल हम अलहदा से फाइंड करेंगे और फिर सारी की इसकी इन दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी। तो DL अगर हम देखें तो ये रिंग बन रहा है, तो अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपने देखा हो तो ये
इस डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है। और ये फाई जो है ए इसका रेडियस है जो कि रो की डायरेक्शन में है। जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का रो होता है वो ये ए उसी की डायरेक्शन में है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर ए रो है। तो ए डिस्टेंस पे फाई चेंज हो रहा है, तो हमारे पास जो डी एल है वो है ए डी फाई। जो डी एल है जो हमारे जिसके एलोंग हमने क्या करना है, इंटेग्रल लेना है, वो क्या है, ए डी फाई। अब आते हैं आर की तरफ। आर हमारे पास क्या है, इस डी एल की वजह से इस पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा है उस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। वो चार्ज कहाँ पे पड़ा है, हाइट एच पे, मतलब एक जेड एक्सिस पे एच लेंथ पे वो पड़ा है। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आर है। अब अगर इस आर को हम देखें तो इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक ए और एक ये वाला। तो अगर आर को हम वेक्टर फॉर्म में या कोऑर्डिनेट्स वाले फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास एक इसका कंपोनेंट है ए, और ये ए रो की डायरेक्शन में, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रो था उसकी डायरेक्शन में ए है, तो इसका यूनिट वेक्टर माइनस ए रो, माइनस साइन क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, इस डी एल से ओरिजिन की तरफ है। तो हमारे पास रो जो पॉजिटिव होता है वो ओरिजिन से इस डी एल की तरफ होता है, और हम इधर से जा रहे हैं, डी एल से ओरिजिन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव साइन इसके साथ आ गया। अब जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है वो है एच, और वो क्या है, जेड की डायरेक्शन में है, तो एच ए जेड आ गया। ये हमारे पास इस आर की वैल्यू, जो वेक्टर आर है उसकी वैल्यू आ गई, जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। अब इसका मैग्नीट्यूड हम अगर फाइंड करना चाहें तो आर मॉड क्या आएगा, इस कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा और साथ इस कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, और होल अंडर द रूट हम लगा लेंगे, तो ये 1/2 रूट की वजह से आ गया। अब ए आर की वैल्यू क्या होती है, जो वेक्टर होता है उसको डिवाइड करते हैं हम इसके मैग्नीट्यूड से। तो ये हमारे पास वेक्टर है, ये हमने लिख दिया, और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और साथ ही हमारे पास जो फार्मूले में है ए आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, तो ये ए आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आर की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब हो जाएगा, आर का जो मैग्नीट्यूड है उसका क्यूब हो जाएगा। तो आर मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है, और क्यूब मल्टीप्लाई होके ये 1/2 3/2 बन जाएगा। ये हमारे पास ए आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो इस फार्मूले में है, और डी एल की वैल्यू हमने ए डी फाई निकाल ली। अब इस फार्मूले में हम ये दोनों पुट करेंगे तो हमारे पास ए डी फाई डी एल की जगह आ गया, और जो ए आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है वो यहाँ पे आ गया। बाकी जो चीज़ें हैं फार्मूला में, रो एल 4πε0, ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, तो ये सारे इंटीग्रेशन से बाहर निकल गए। और ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं, क्योंकि ये रिंग जो है यहाँ से हम जाएंगे और फिर इसी पॉइंट पे वापस आएंगे और इस रिंग पे हम सर्कुलेट करेंगे, तो लिमिट्स हमारा जो पाथ हमारा बन रहा है वो यहाँ से हम शुरू करके 2π जाएंगे तो यहाँ तक दोबारा पहुँच जाएंगे, तो लिमिट्स 0 to 2π हमारे पास फाई की लिमिट्स आ गई। अब अगर हम इस सर्कल या इस रिंग को देखें तो इसमें ये dl अगर इस साइड पे है जो रो की डायरेक्शन में यहाँ पे है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम देखें तो एक dl यहाँ पे होगा,
कि dl एक छोटा सा इसका सेगमेंट है। इसी तरह का सेगमेंट अगर रो की नेगेटिव डायरेक्शन पे हम देखें तो एक इधर भी आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे dl को कंसिडर करें तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है यहाँ पे एक dl आएगा, वो इसके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहा है। तो जो रो की डायरेक्शन में है, मतलब इस एक ही डायरेक्शन में जो कि रो का डायरेक्शन शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन में dl का इफ़ेक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। तो इस वजह से इस इक्वेशन में ये जो ए रो वाला कंपोनेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो रो की डायरेक्शन में इस चार्ज का इफ़ेक्ट या इस चार्ज एलिमेंट का इफ़ेक्ट कैंसल आउट हो रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगा, ये वाली इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी, ए जेड वाला कंपोनेंट सिर्फ रह जाएगा और वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो फाई के रिस्पेक्ट से है। तो हम सिर्फ फाई को इंटीग्रेट करेंगे, बाकी चीज़ें हमारे पास बाहर आ जाएंगी इंटीग्रेशन से। तो फाई को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई है सिर्फ, तो ये फाई रह जाएगा। लिमिट्स पुट करेंगे तो 2 पाई बन जाएगा। वो 2 पाई जो है वो इस 4 पाई के साथ कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जो हमें पहले पार्ट में प्रूव करने को कहा गया था वो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो 00H है उस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये आ रही है। अब बी पार्ट में हमसे पूछा गया था कि H की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा हो तो हम मैक्सिमा मिनिमा किस तरह निकालते थे, हम उस टर्म को जिसके हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है उसको डिराइवेट कर देते थे, उसकी डिफरेंशिएशन लेते थे और उस डिफरेंशिएशन को हम ज़ीरो के इक्वल पुट करके जो वैल्यू हमारे पास आती थी उसी पे हमारा मैक्सिमा मिनिमा निकल आता है। तो हम उसी अप्रोच को यूज़ करेंगे जो हमारे पास पिछले स्लाइड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिराइवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच, और फिर हमने क्या करना है, उसी डिराइवेशन को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो ये हमारे पास जो कोशेंट रूल है, यहाँ पे चूँकि ये डिवीज़न वाली फॉर्म बन रही है, एच इधर भी है इधर भी है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये कोशेंट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। तो कोशेंट रूल की वजह से जो है हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। इस डिफरेंशिएशन से हमारा जो सिंप्लीफाइड होके ये वाला फॉर्म बन जाएगा। इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करके इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सॉल्व करेंगे। ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एच की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, एक ज़ीरो और एक हमारे पास प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय √2। तो एच की इन दो वैल्यूज़ के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मतलब अगर हम इतने हाइट पे या इतने हाइट पे कोई वैल्यू, कोई टेस्ट चार्ज रखें, तो हमारे पास उस टेस्ट चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स जो है वो लग रहा होगा इस फील्ड की वजह से। तो ये हमारे पास बी पार्ट था इस एग्जाम्पल का। सी पार्ट में हमें कहा गया है कि अगर ए की वैल्यू ज़ीरो हो और जो हमारे पास रो एल जो रिंग पे टोटल चार्ज हो वो क्यू हो, तो हमारे पास क्या है, क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करें। तो अब हम इस रिंग को अगर देखें तो इस रिंग पे सिर्फ चार्ज है, इसके अंदर नहीं है, बल्कि इस रिंग पे चार्ज है। तो इसका सरकमफेरेंस हम निकालेंगे, तो इसका रेडियस ए बन रहा है और जो सरकमफेरेंस का फार्मूला है वो 2 पाई आर होता है, लेकिन आर की जगह हम
यहाँ पे ए लेंगे क्योंकि इसका रेडियस हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ये 2 पाई ए इसका सर्कमफेरेंस आ गया। सही है। और जो क्यू है वो इस सर्कमफेरेंस पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो एल आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रो एल की जगह पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्यू इधर आ जाएगा और जो 2 पाई है 2 पाई ए वो नीचे आ जाएगा। तो ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो ए है वो इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 2 नीचे था और 2 पाई नीचे आ गया तो 4 पाई आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एच पहले से ऊपर मौजूद था। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या बताई थी तीसरे पार्ट में कि ए की वैल्यू ज़ीरो है, तो ए को अगर हम ज़ीरो कर दें तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और एच स्क्वायर रह जाएगा, ये 3/2 यहाँ पे जो है हमारे पास 3/2, अगर इसका हम पावर ले लें तो यहाँ पे एच स्क्वायर रह जाएगा, तो यहाँ पे एच स्क्वायर रह जाएगा। तो ई की जो जनरल फॉर्म आ रही है इस कंडीशंस के लिए वो हमारे पास आ रही है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ए जेड। तो ये वही फॉर्म आ रही है जो हमारे पास क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन में पढ़ा था। अगर हम इसको जनरल लिखना चाहें तो हमारे पास एच स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा आर स्क्वायर।